नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे कांग्रेस के भीतर उस लड़ाई के बारे में जो समीक्षा बैठक से पहले भी दिखी और साफ साफ दिखी। गोली तक मारने की धमकी दी गई, दो प्रत्याशी ही आपस में भिड़ गए और बैठक ले रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। उससे पहले ये घटना हुई, वारदात हुई। क्या है कहानी और ये किस जगह पे हुई है, सब पे बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हार का ठेकरा फोड़ रहे हैं। क्यों इतनी बड़ा, क्या गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें आपसी विवाद बढ़ चुका है, भरोसा क्यों टूटा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बुलडोजर, एटीएस, एसटीएफ। सम्राट चौधरी क्या योगी मॉडल पे काम करने वाले हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह मंत्री हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का मॉडल और खासतौर से योगी का मॉडल उसको फॉलो करेंगे सम्राट चौधरी। तो क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, पहला सवाल यही है कि समीक्षा बैठक से पहले जब राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, सबसे शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेताओं के पास जा रहे हैं, उससे पहले इतनी बड़ी बहस हुई और गोली तक मारने की धमकी दी गई। तो कौन है ये डॉक्टर संजीव जो है, इंजीनियर संजीव, और किससे झगड़ा हुई, क्या पूरा मसला था? देखिए, इंजीनियर संजीव वैशाली से विधानसभा चुनाव लड़े थे और आपको बता दें कि इनके खिलाफ भी महागठबंधन के एक उम्मीदवार उतर गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इंजीनियर संजीव ने इस तरह की बात क्यों की। तो आपको बता दें कि इंजीनियर संजीव युवा नेता हैं और कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के लिए इनकी लॉयल्टी लंबे समय से बनी हुई है और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये डीके शिव कुमार के बड़े खास हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि युवा तुर्क डीके शिव कुमार के नज़दीक, कांग्रेस को लेकर के जोरदार वफादारी और फिर जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ उसको लेकर के जबरदस्त चिंता। उन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा की कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो बाहरी लोगों को टिकट बांटने लगे और क्यों बांटने लगे। दरअसल उनका इशारा पप्पू यादव के तरफ था और जितेंद्र यादव को भला ये अच्छा कैसे लगता, इसलिए जितेंद्र यादव और संजीव, इंजीनियर संजीव में तू मैं हो गई और तू मैं इस कदर बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव ने क्या कहा ये मीडिया में सुर्खियों पर है। बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हुई, ये सोचना बहुत जरूरी है। देखिए अंकित, जब आप लगातार चुनाव हारने लगते हैं और आपका लीडर करिश्मा खोने लगता है, वो कैरिस्मेटिक होता नहीं है, वो अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं सकता है और एक के बाद लगातार फेल हो रहा होता है, तो फिर उस लीडर पर पार्टी के कई लोगों का भरोसा टूटने लगता है। जरा सोचिए, जिस राहुल गांधी को बड़े बड़े उम्र के नेता बॉस बुलाते हों, उनके सामने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, वो भी विजयी नहीं, वो आपस में लड़े और कहें तुम्हें गोली मार देंगे, कोई कहे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये मुमकिन है क्या? इस बात को समझिए। कोई दर्शक नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये लोग भी अपने जगह के नेता हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, दो प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशी के बीच इस तरीके से तू मैं और जूतम पैजार होती है कि आखिरकार बड़े नेताओं को एम्बैरेस्ड होना पड़ता है। जरा सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र क्या है, जरा सोचिए राहुल गांधी की कांग्रेस में पोजीशन क्या है, जरा सोचिए कि तारिक अनवर कितने पुराने नेता हैं और इन सब के सामने ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये खुद बयां करता है कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में कैसी है। और दरअसल जब स्थिति खराब हो, नेतृत्व जो है उसको ऑन करने की क्षमता नहीं रखता हो, नेतृत्व जो है ये कहकर हटने के लिए तैयार नहीं हो कि हाँ ये मेरा फेलियर है, इस कदर से हमें फेल होना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं अपने नेतृत्व को त्याग करता हूँ, तो आखिरकार जो उनके नीचे के नेता हैं उनमें अपने नेतृत्व को लेकर के भरोसा क्यों जगेगा, विश्वास क्यों जगेगा? जरा याद करिए 2019 में राहुल गांधी ने यही काम किया था ना, राहुल गांधी ने ये काम किया था तो बड़ी चर्चा हुई थी कि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। राहुल फिर वापस तब आए हैं जब वो परिपक्व हो रहे हैं, बहुत तरह की बात कही गई, लेकिन वही राहुल गांधी अब उस किसी भी फैसले को ऑन नहीं करते हैं। अल्लाह वरू को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अब आप देख लीजिए इन सवालों का जवाब कौन देगा। और जो ये कहा गया कि टिकट बेच दिया गया, जो
डेडिकेटेड कैडर थे उनको इग्नोर कर दिया गया, टिकट बेच दिया गया। भाई इसका जवाब कौन देगा? अंदर खाने जो मेरी जानकारी है उसमें यह जरूर कहा गया कि आप गलत तरह का आरोप मत लगाएं, मर्यादित रहें। तारिक अनवर बहुत नाराज हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असली कांग्रेसी दरकिनार क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ? पप्पू यादव कब से असली कांग्रेसी हो गए और उनके कहने पर टिकट का बंटवारा इस जातीय गुट भी है? क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग थे, जब पप्पू यादव को के लिए भी उस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, कृष्णा लवरी को भी बोल रहे थे बड़ा गुंडे होंगे, देख लेंगे। एयरपोर्ट वाला वो वीडियो है जिसमें शायद यादव। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके जितने समर्थक नहीं हैं उससे ज्यादा टिकट मांगने वाले लोग, ऐसा तो यही दिख रहा है ना। जरा सोचिए किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस तरीके से मारपीट की जैसे कि एयरपोर्ट पे अल्लावरू के लोगों और पप्पू यादव के समर्थकों, और पता नहीं किस किस में कैसी मारपीट हुई, वो सबने देखा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आपके विधायक 6 चुन करके आते हैं और मारपीट इस तरीके से होता है जैसे लगता है कि पता नहीं कितने लोकप्रिय आप हैं, आपकी पार्टी है, काडर जमीन पे इस तरीके से। बड़ा अच्छा मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि कांग्रेस की संख्या लालू परिवार के सुपुत्र और सुपुत्री से भी कम हो गया। मतलब लालू के जितने बच्चे, बेटे और बेटियां हैं उनसे भी कम कांग्रेस को विधायक मिला। ये चर्चा सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त था। लोग मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस का कि आखिरकार कांग्रेस की ये दुर्गति कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात, आप हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त हरास है। कोई भी मुद्दा टच करने में कांग्रेस कामयाब नहीं होती है। एसआईआर का मुद्दा उठा रही थी जिसका जमीन से कुछ लेना देना नहीं था। कांग्रेस के नेता खुद मानते हैं कि हम पलायन पर बात करते, हम भूख पे बात करते, हमें बेरोजगारी पे बात करते तो हम ज्यादा हिट होते, लेकिन हम ऐसे मुद्दे को लेकर के घूम रहे थे जिसका लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं हो पाया। फिर भी कौन मानने को तैयार है? अभी भी देखिए एसआईआर की चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि आपका एग्जाम कल का मैथ्स का हो और आज आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हैं बात? तो क्योंकि मैथ्स का कोई प्रिपरेशन है नहीं और हिंदी के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगले एग्जाम से मेरा हिंदी ठीक रहेगा। अगर इस तरह का माइंडसेट है तो इसका क्या जवाब होगा? तब यही जवाब है कि आपके कार्यकर्ता आपके सामने लड़ेंगे, नेतृत्व तो अपना रिस्पेक्ट खो चुका होगा। और ये देखिए कि जिस तरीके से जूतम पैजार, मार पीट, दूसरे के ऊपर दूसरे का सहयोग लेकर के चलना। और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं ना, बीजेपी के लोग कहते तो हैं कि ये परजीवी पार्टी है। आखिरकार परजीवी पार्टी क्यों बन गई है? क्योंकि अपना कोई थॉट नहीं है, अपने जो डेडिकेटेड कैडर हैं उनको साथ ले पाने में कामयाब नहीं है, और जो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि कांग्रेस से जुड़ करके आगे बढ़ा जाए। तो आप क्या करते हो? हर चुनाव से पहले आरजेडी के पास चले जाते हो, और आरजेडी के पास आप जाते हो तो जो आपके वोटर हैं वो भी आपसे दूर भाग जाते हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद कांग्रेस के मंथन शिविर में लोगों ने इस तरह का लॉजिक दिया, रीजन दिया है कि कांग्रेस की करारी हार क्यों हुई। कांग्रेस की उसी शिविर की बात हम जब कर रहे हैं तो उसके आगे एक बात और है कि खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग अपने जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट्स थे, उनको बुला के मीटिंग ले रहे थे। उसके साथ ही उनसे ये बात कर रहे थे कि हार के पीछे की वजह क्या होगी। तो इसमें ये बात बहुत तेजी से उठी कि आरजेडी ही जिम्मेदार है। उधर आरजेडी भी कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ रही है। अब इसमें एक चीज़ और आ रही है कि फ्रेंडली फाइट, तो कैसा फाइट, ये लोग जानबूझ के हराए हैं, एआईएमआईएम हिंदू मुस्लिम बनाया। तो क्या कुछ हुआ उस बैठक में, जरा आप विस्तार से देखिए। एआईएमआईएम हिंदू मुस्लिम बनाया तो एआईएमआईएम ढोल बाजा नगाड़े हाथ जोड़ करके आपके पास जा तो रही थी कि आप हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए। एक तरफ आप मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को शामिल करते हैं तो एआईएमआईएम को क्यों नहीं करते हैं? जब बिहार में उसकी राजनीतिक हैसियत है तो आप एक शर्त रखते कि आप कोई कम्युनल बात नहीं करिएगा और आप हमारे साथ आइए। शायद सीमांचल में आपकी स्थिति कुछ और रहती। जरा सोचिए 2020 से बदतर स्थिति हो गई 25 में। आरजेडी ने उनके 5 विधायक को तोड़ दिया था ना अंकित। हाँ। और वो वापस उसी संख्या में जीते। उसी संख्या आप ये देखिए। और उस संख्या में क्यों जीते? तो खुद एमआईएम के सुप्रीमो
असुद्दीन ओवैसी मुसलमान युवकों को, अपने वोटरों को क्या समझाने में कामयाब रहे? ये बताने में कामयाब रहे कि देखो 2.5% वाले को उप मुख्यमंत्री का पद और तुम्हें सिर्फ दरी बिछाने के काबिल ये लोग समझते हैं। इनको करारा जवाब दो। बीजेपी तो हमारे साथ अनर्थ कर रही है, लेकिन ये लोग भी कम अनर्थ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारी जाति की आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी ये लोग देने को तैयार नहीं। और ये बात मुसलमान युवकों को समझ में आएगा, मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आया, और परिणाम आप देख लीजिए। जरा सोचिए कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया जीत जाते हैं, और वही पप्पू यादव एक विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार नहीं जितवा पाते हैं। कहां पप्पू यादव पूरे सीमांचल का नेता बनना चाहते हैं, और सीमांचल के लोग उन्हें इस तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? दूसरी बड़ी बात कि भाई मुस्लिम समाज के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं था ना। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मुस्लिम समाज को विकल्प के तौर पे एमआईएम दिखा, तो एमआईएम को चूज किया या नहीं चूज किया? और चूज किया तो परिणाम भी सामने है। 2020 से बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में 2025 में आया। तो सवाल ये उठता है कि जब ओवैसी कह रहे थे बिहार में हमसे गठबंधन करो, तो क्यों नहीं किया आपने? जब अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हमसे गठबंधन करो, आपने क्यों इनकार कर दिया? तो सवाल ये उठता है कि एक तो आप जातीय व्यवस्था, जातीय समीकरण बनाते हैं, पर उस समीकरण का आधार क्या होता है वो जमीन पर लोगों को समझ में नहीं आता। आप टिकट का बंटवारा करते हैं, जैसे लोकसभा में आपने माइक बनाने का प्रयास किया, तो माइक बनाया तो आप कुशवाहा को ऐड कर रहे थे, पर विधानसभा में आपने इसको तोड़ लिया। भाई आपने लोकसभा में एक्सपेरिमेंट किया, आप विधानसभा में इसको कंटिन्यू रखते तो शायद मगध और शाहबाद में ऐसी स्थिति नहीं होती। मगध शाहबाद में भी आपका सफाया हो गया। वजह यह है कि कुशवाहा को लग गया कि आरजेडी ने जो लोकसभा में किया था वो एक प्रयास था, लेकिन आरजेडी कभी हमारी हितैषी नहीं हो सकती। हमारे लिए एनडीए ही बेहतर है, क्योंकि वहां सम्राट भी नेता है और उपेंद्र कुशवाहा भी नेता है। तो वहां कुशवाहा समाज को कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। तीसरी बड़ी बात कि चिराग पासवान 2020 में एनडीए के साथ नहीं थे। आप याद करिए, तकरीबन 25 लाख वोट चिराग पासवान को मिला था। चिराग पासवान के वोटरों के पास भी ज्यादातर सीटों पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए वो खुल करके एनडीए के पक्ष में आए। अब परिणाम सामने है। अब अगर आप बात करेंगे महागठबंधन का, तो जरा सोचिए, बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। कहलगांव में कांग्रेस और दूसरा दल महागठबंधन का आमने सामने है। तकरीबन 11 ऐसी सीटें हैं जहां औपचारिक तौर पर आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतरे हुए थे। उसमें एक दो को एन वक्त पे विड्रॉ भी किया गया, जैसे गौरा बड़ाम में विड्रॉ किया गया। तो विड्रॉ किया गया तो वहां पारंपरिक तौर पर साहनी और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अब मुकेश साहनी ने अपने भाई को विड्रॉ कर लिया, तो संतोष साहनी को लगा कि संतोष साहनी को विड्रॉ किया तो साहनी समाज को लगा कि अरे ये तो मुसलमानों के बीच में हमें गिरवी रख दिया। और इसका इतना जबरदस्त रिएक्शन था कि आप उम्मीद नहीं करेंगे। जो सुजीत कुमार सिंह वहां से जीते हैं वो राजपूत समाज से आते हैं, उनका 8000 वोट नहीं है वहां पर, और फिर भी बीजेपी से वो जीत करके आए। तो वहां लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की हो गई, क्योंकि आरजेडी से मुसलमान उम्मीदवार था, मिस्टर अली उम्मीदवार थे, वो हार गए। तो सवाल यह है कि एक तो अलायंस बेहतर तरीके से नहीं किया गया, दूसरा कांग्रेस के पास कोई आधार वोट बैंक बचा नहीं है। इस बात को आप, ना दलित रह गया है, ना परकास्ट रह गया है, अपरकास्ट में ना ब्राह्मण रह गया है, ना भूमियार रह गया है। तो कांग्रेस के पास वोटर है कौन? कांग्रेस के पास कुछ वोट राम समाज का जाता है, वो भी अगर आप यूपी से एडजॉइनिंग एरियाज में देखेंगे तो वो वोट बीएसपी को चला जाता है। इस बात को आप जान लीजिए। तो कांग्रेस के पास आज के टाइम में टेबल पे तो कुछ है नहीं, तो वो अलायंस सिर्फ इस नाम पर कर लेती है कि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। अब पैन इंडिया पार्टी को कब तक ढोती रहेगी आरजेडी? आरजेडी के समीक्षा बैठक में भी जितने लोग आ रहे हैं, जीतने वाले प्रत्याशी, हारने वाले प्रत्याशी, वो यही तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इतनी देर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना गया।
वो यही तो कह रहे हैं कि हमने आरजेडी के साथ गठबंधन करके गलती कर दी। वो यही तो कह रहे हैं कि हम हर सभा में जहां रैली होती थी वहां समर्थक आरजेडी के होते थे और कांग्रेस वाले अपना समर्थक बताते थे। वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी, हमने 61 सीट दे करके फिर से बड़ी गलती कर दी। वो यही तो कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा उठाने का क्या मतलब था जिसका लोगों से कोई कनेक्ट नहीं था। तो इतनी सारी बातें आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि भाई हमें किसी भी हालत में कांग्रेस से कोई अलायंस करना ही नहीं था, हमारी स्थिति बद से बदतर हुई। इसकी बड़ी वजह यह है। अब हैरानी की बात यह है कि ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं तो बात समझ में आती है, पर अब कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें आरजेडी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो भाई ये आप कब से कह रहे हैं? पहले से आपने कहा तो क्या आपके नेता नहीं सुन रहे हैं? दरअसल ये ब्लेम गेम चल रहा है। इस बार आरजेडी तो 143 पे लड़ी, तो 143 पे इतना ही अगर दम था या जो भी था, आपके पास नेता भी थे, सब कुछ था, आपका समीकरण था, तो आप 80-70 जो भी जीते पिछली बार तो जीते ही थे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आप 12 सीटों पे 61 सीट दिए हैं, 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप हमको लड़ने ही नहीं दे रहे हैं, और 12 का असर और 12 पे, तो फिर तो ये हो गया ना कि कांग्रेस को पूरी तरीके से दम चौपट है। और कांग्रेस के नेता भी जाओ तुम लड़ जाओ, इतना लाखों रुपए एक कैंडिडेट उड़ाता है और उसको हारने के लिए छोड़ दिया गया जमीन पे। देखिए ये बात सही है, मैं वही तो कह रहा हूं कि जमीन पर अलायंस नहीं दिखाई पड़ा और जो कंट्राडिक्शंस थे उसको दूर नहीं कर पाए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कहना चाह रही थी वो आरजेडी नहीं कह रही थी। आरजेडी के मुद्दे कुछ और थे, कांग्रेस के मुद्दे कुछ और थे। और चौथी बड़ी बात यह है कि महागठबंधन का चीफ मिनिस्टर कौन होगा वो लोगों के बीच में क्लियर नहीं था कि कौन होगा। और पांचवी बड़ी बात यह थी कि जो मुद्दे ये बाद में उठा भी रहे थे कि हम महिलाओं को 1 साल का 30,000 दे देंगे, वो लोगों को, महिलाओं को लगा कि अरे ये देंगे, ऑलरेडी एनडीए दे रहा है, चुनाव के बीच में किस्त आ रहा है, तो हम एनडीए पे भरोसा करें या इन पे भरोसा करें। तो एनडीए की जो ये भारी भरकम सीट देख पा रहे हैं आप, उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन में कोई अलायंस तो था नहीं, महागठबंधन में सीटों का चुनाव भी बेहतर नहीं था, फिर नेता चाह करके भी जो ये फ्रेंडली फाइट था उसको ख़त्म नहीं कर सके, अपने अपने एम्बिशंस इतने ज़्यादा थे। अब जरा सोचिए ना कि 3 सीट आईपी गुप्ता को मिला, उसमें भी 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रहा था बेलदौर में। तो आप जरा ये बताइए, जब फ्रेंडली फाइट इस तरीके से होगा तो भाई आप जीतेंगे कहाँ? आप 12 सीट पे आपस में लड़ रहे हैं, तो ये 12 सीट पे ही थोड़ी लड़ रहे हैं, इसका रिपल इफेक्ट है। वो आप 24 पे लड़ रहे हैं, 36 पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जरा आप याद करिए, ये याद करिए सराय रंजन से कौन लड़ते हैं? सराय रंजन से विजय चौधरी लड़ते हैं, और उसके बगल में एक सीट है मोरवा। मोरवा से क्या है तो निषाद लड़ते हैं। अब निषाद को जानबूझ करके टिकट देती है जेडीयू ताकि यहां विजय चौधरी को भाई निषाद समर्थन करे। अब वो सीट जब एलजेपीआर के हिस्से में चला गया था तो नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए थे कि इससे तो मेरा बड़ा जबरदस्त असर पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक सीट का असर दूसरे सीट पर होता है, पूरा होता है। और ये कह देना कि केवल 12 सीट पर फ्रेंडली फाइट है, वो 12 पे नहीं था, ये फ्रेंडली फाइट 36 पे हो गया, कम से कम 2-3 ये बात जान लीजिए, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है। फिर ये साफ जो फिशर था, वो गैप था, वो दिखाई पड़ा और परिणाम अब सामने। ठीक है। सम्राट चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि योगी के रास्ते पर हैं बुलडोजर, एसटीएफ, एटीएस, मतलब कि एसटीएफ और एटीएस का विस्तार कर रहे हैं, जिले वाइज अब एसटीएफ होगा। और उसके अलावा सूखे नशे पे, मतलब सिर्फ शराब पे नहीं, सूखा नशा, बालू माफिया, दारू माफिया, इन सब पे। तो क्या है सम्राट चौधरी के बारे में, अगर आप कुछ बता पाएँ? देखिए, सम्राट चौधरी मुरेठा उसी तरह का बांधने लगे थे ना जब नीतीश कुमार अलग हुए थे। ये बात और है कि बाद में अयोध्या जाकर के सम्राट चौधरी ने बाल मुड़वाया, नीतीश कुमार से बेहतर संबंध कर लिए। पर सम्राट चौधरी का जो आव भाव दिखता है, फिर से नीतीश जब एनडीए में आए तो सम्राट चौधरी एक हिंदू नेता के तौर पे अपने आप को पदस्थापित करने में लगे हुए हैं ना, प्रोफाइलिंग याद, कर रहे हैं। हाँ, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। याद करिए सासाराम में वो क्या करने गए थे जब जेडीयू और बीजेपी अलग अलग थी। आप याद करिए किस तरीके से वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के
एग्रेसिव कैंपेन चलाना चाह रहे थे। आप याद करिए नालंदा में जो लड़ाई हुई थी तो उसको लेकर के क्या स्टेटमेंट था सम्राट चौधरी का। दरअसल सम्राट चौधरी दबंग हैं, सम्राट चौधरी आक्रामक हैं, सम्राट चौधरी योगी की तरह एक्शन ले सकते हैं, सम्राट चौधरी अपनी पुलिस को कड़क बना सकते हैं, सम्राट चौधरी बिहार का जो बीजेपी का लीडरशिप है, जो लुंज पुंज है, उसको एक कड़क नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। वो सारा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं सम्राट चौधरी। कल तक वो बहुत पावर में नहीं थे, तब भी मैसेज देते थे। आज उनको होम मिनिस्ट्री मिला है, तो आप समझ लीजिए होम मिनिस्ट्री मिलने का मतलब है कि अगर अपराध पर नियंत्रण कर लेते हैं सम्राट चौधरी, तो ये सोचिए कि इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्ट्री किसी और नेता को मिला और मुख्यमंत्री ने होम मिनिस्ट्री किसी दूसरे नेता को दे दिया है। और वो तब हुआ था जब महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री थे, वो तब हुआ था जब क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, और दोनों बार रामानंद तिवारी को दिया गया था। इस बार भी भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से तो नहीं दे रहे थे ना, लेकिन इस बार दे रहे हैं। तो होम मिनिस्ट्री पा करके इस पद को कैसे अपने लिए उपयुक्त घोषित करेंगे और बताएंगे कि देखिए आई हैव गॉट द पावर टू रूल। समझ गए, मुझे मेरे हाथ में, मेरे दिमाग में इतनी ताकत है कि बिहार में जो अपराध इतना बढ़ता है उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, वो मेरे पास वो सारी ताकत है। और सम्राट चौधरी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। दरअसल पार्टी के भीतर और लोगों में सम्राट चौधरी बेहतर पुलिसिंग प्रदान करके ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी का फ्यूचर सम्राट चौधरी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप देखिए किस तरीके से भाई बुलडोजर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से सम्राट चौधरी एटीएस और एसटीएफ की बहाली हर सेंसिटिव जगह में कर रहे हैं, इनफैक्ट जिले में कर रहे हैं। दरअसल जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के सम्राट चौधरी की चिंता होना लाजमी है। जहां तक जो बिहार का बॉर्डर एरिया है, उत्तर प्रदेश से मिलता है, वेस्ट बंगाल से मिलता है, नेपाल से मिलता है, वहां पर संगठित अपराध बहुत होते हैं। तो बिहार से संगठित अपराध का सफाया कैसे हो, साइबर क्राइम पर कंट्रोल कैसे लगे, और साथ ही साथ बीजेपी में वो अलग हैं, इसको साबित करने का इतना सुनहरा मौका वो क्यों छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि अमित शाह ने उन पर भरोसा किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है, होम मिनिस्ट्री उनको प्रदान किया है। तो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करके सम्राट चौधरी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के दूसरे योगी वही हैं। और इसीलिए आप देखेंगे आपको कड़क एक्शन बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब आप डीजीपी के शब्दों से समझ सकते हैं कि हमने 400 लोगों के खिलाफ चिट्ठी तैयार करके आगे बढ़ा दी है। मतलब वो 400 लोग जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, उनका प्रॉपर्टी कैसे कॉन्फिस्केट हो, कैसे वो जेल में जाए, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और तो और जब आज 2 आईएएस ऑफिसर पे कार्रवाई हो, इसको लेकर के निगरानी विभाग ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है, तो मतलब समझ लीजिए बिहार में अब अपराधियों पर ही नकेल नहीं कसा जाएगा। ये अपराधी अफसर या बिचौलियों और अफसर के बीच में जो एक अलायंस है, जो उस तरह का नेक्सस है, उसको दूर करने का भी प्रयास करेगी बीजेपी। अब इसको दूर करते हुए बीजेपी क्या आगे का सोच रही है? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक्शन ही नहीं लेती है, उस एक्शन का पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर भी ध्यान रखती हैं। तो अपराध को लेकर के होम मिनिस्ट्री लेने का मतलब बीजेपी का नजर कहाँ है, जरा इस बात पर गौर करिए। सम्राट चौधरी को देना मतलब सम्राट चौधरी की परीक्षा कठिन है, सम्राट चौधरी पास हो गए तो हीरो, और नहीं पास हुए तो फिर बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा कि बहुत मौका दिया सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी भी बीजेपी में कुछ अलग दिखाई नहीं पड़े। जी तो फिलहाल बिहार में बीजेपी अपने अगली पीढ़ी की तैयारी में है और एक नया नेता सम्राट चौधरी और उनकी प्रोफाइलिंग पे काम करे। सम्राट चौधरी को भी इस बार प्रूव करना है कि कैसे वो बाकी सरकारों से अलग कुछ कर सकते हैं, खासतौर से जब उनको ये पावर मिला हो और गृह मंत्रालय खासतौर से मिला हो। इसके साथ ही कांग्रेस और आरजेडी में समीक्षाएं
हो रही हैं, गलतियों पे बात हो रही है। आगे क्या तैयारी होती है, क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, क्या कांग्रेस अलग राह पे चलेगी, आरजेडी अलग राह पे चलेगी, ये सब कुछ देखना होगा। समय के साथ कई चीज़ें बदलेंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।